नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एनबीएस टाइम्स पर। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप लोग टीजीटी के अपॉइंटमेंट लेटर्स का, तो वो लेटर्स कल से इशू होना शुरू हो गए हैं। और हैदराबाद रीजन और साथ ही साथ जो शिलांग रीजन है, स्पेशल ड्राइव में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए गए हैं कल शाम को कुछ सब्जेक्ट के। और बाकी जो रीजन्स हैं वहाँ से भी बहुत जल्द इस वीकेंड तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे इस अपॉइंटमेंट लेटर में जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के समय लेके जाना है उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक अपॉइंटमेंट लेटर है, इसकी कॉपी इस तरह से कॉपी आपको मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी डिटेल इसमें आपको मिलने वाली है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। बेसिक पे आपका 44,900 होगा। पे लेवल है वो आपका 7 होता है। सेकेंड पॉइंट में आप देखोगे इसमें जो टेम्प्रेरी सर्विस की बात करते हैं हम लोग, प्रोविशन पीरियड की बात करते हैं। यू विल बी इनिशियली ऑन प्रोविशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years from the date of your joining, which may further be extended at the discretion of the competent authority. So basically ये प्रोविशन पीरियड है जो 2 साल का होता है, वो सब लोग क्लियर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो तब तक आपकी सर्विस टेम्प्रेरी होती है, लेकिन 99% लोग ईजिली प्रोविशन को क्लियर करके वो रेगुलर एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये केवल एक टर्म एंड कंडीशन है जो सब जगह लिखा होता है। अब साथ में एक रेजिडेंशियल सेटअप है, उसकी कुछ कंडीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में नोट की गई हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयाज बीइंग फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन द विद्यालय कैंपस। जो आपको पता है कि कैंपस में ही आपको रहना है। इन एडिशन टू नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज़, द टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ attached with residential system like house mastership, remedial and supervisory studies, organization of co-curricular activities, escorting of students on migration and in general looking after students welfare. So basically एक residential setup है, तो इसको इसमें आपको मालूम है कि हमें केवल टीचिंग नहीं करना है, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो टीचर्स को निभानी पड़ती हैं, जो एक तरह से इन एडिशन ऑफ टीचिंग जॉब है। तो टीचिंग के अलावा भी काम है जो इसमें कंडीशंस इसमें साफ साफ लिखी हैं कि वो भी आपको करना होगा। पॉइंट 4 में हम बात करेंगे, देयर विल बी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन सो फार एज सेक्सुअल एब्यूज़ और कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय एम्प्लॉइज इज़ कंसर्न। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कि बच्चों के साथ आपका जो बिहेवियर है उसको लेकर के जो पॉलिसी है वो इन टॉलरेंस की या जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि किसी तरह के अगर आप मिसबिहेव या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब पब्लिकली अगर बच्चे को क्लास के अंदर अगर पनिश करते हैं और बच्चा कुछ करता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे के साथ मिसबिहेव आपको नहीं करना है और कॉर्पोरल पनिशमेंट है उससे भी बचना है। 5th पॉइंट में आप देखेंगे, यू विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रैवलिंग अलाउंसेस फॉर ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ योर पोस्टिंग। साफ साफ लिखा है कि आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ना ज्वाइनिंग के लिए, ना ज्वाइन करने के बाद अपने हाउस होल्ड गुड्स और फैमिली के मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट अगर हम बात करें तो 6 पॉइंट में आपको जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। फीमेल कैंडिडेट्स अगर 12 वीक से ज़्यादा उनकी प्रेगनेंसी है तो उनको परमिशन अभी नहीं मिलेगी, और परमिशन कब मिलेगी, जब वो 6 वीक कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर डिलीवरी। और उसके 6 वीक के बाद, डिलीवरी के 6 वीक के बाद आप जब एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट में, तब आपको परमिशन मिलेगी ज्वाइन करने की। तो हम बात करेंगे पॉइंट 7 की। यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपके फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बारे में कि आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के टाइम देना होगा जो सिविल सर्जन या सीएमओ ने इशू किया हो। ठीक है, तो अगर आप फिजिकली फ़िट नहीं है तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी ज्वाइन करने की, तो ये भी आपको ज्वाइनिंग के समय देना है। अब फ़िटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, तो आप ये कहीं से भी बनवा सकते हैं, लेकिन फ़िटनेस सर्टिफिकेट सिविल सर्जन और जो सीएमओ रैंक के आपके ऑफिसर्स हैं उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, ये डॉक्टर्स होते हैं। तो एक बार जब भी आप बनवाने जाएं अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट, तो अपने जेएनवी को ज़रूर कांटेक्ट करें किस तरह से आप कहाँ से बनवा रहे हैं। तो एक गाइडलाइन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए बनवा के लेके गए और उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो परेशानी होगी। तो इस पॉइंट में 7 पॉइंट को ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास सारे हैं, लेकिन फ़िटनेस सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको नया बनवा के लेके जाना है। तो जैसे ही आपको स्कूल मिलता है उसको आप एक बार उनको कांटेक्ट करिए और उसके बाद इसको आप अप्लाई करिए बनवाने के लिए। 8 पॉइंट की बात करते हैं। ऑन ज्वाइनिंग द पोस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेक अ सोलम अफर्मेशन टू दिस इफेक्ट इन द इनक्लोज्ड फॉर्म। तो एक फॉर्मेट होगा जिसमें आपको
ओथ ऑफ एलिजियंस। एलिजियंस मतलब एक तरह से निष्ठा की हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको हम पूरी उसमें निष्ठा रखेंगे और उसमें निष्ठा रख के फेथ रख के आप काम करेंगे। पॉइंट 9, द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ अ मैरिटल डिक्लेरेशन इन द फॉर्म इनक्लोज्ड एंड इन द इवेंट ऑफ योर हैविंग मोर देन वन स्पाउस लिविंग द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू योर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ अ रिक्वायरमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एक मैरिटल जो आपका डिक्लेरेशन उसका एक फॉर्मेट है। पॉइंट 10 में आप देखेंगे यू शैल डिक्लेयर योर होम टाउन इमीडिएटली ऑन योर ज्वाइनिंग द समिति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको होम टाउन जो आपका परमानेंट एड्रेस है या होम डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड जो अभी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको ज्वाइनिंग के समय ही समिति को जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तब आपको डिक्लेयर करना होगा और उस बेस पे ही आपको फर्दर ट्रांसफ़र मिलते हैं। जब आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन को डिक्लेयर करते हैं, होम टाउन आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होता है उस डिस्ट्रिक्ट में लाइफ टाइम आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो वो कैंडिडेट इस बात को ध्यान रखेंगे जो दो जगह रहते हैं, मान लीजिए उनका होम बर्थ प्लेस कहीं और है और वो रहते कहीं और हैं, तो आप इसमें ध्यान से ये चूज़ करिए होम टाउन को अपने कि आप जो है फर्दर फ्यूचर में आप किस जगह अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उसको अपना होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको फिर ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। तो जहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और वहाँ आप रहते भी हैं और बर्थ प्लेस आपका अलग है और आप कहीं और भी आपके किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी प्रॉपर्टी है, आप वहाँ रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जहाँ ट्रांसफ़र लेना है उसको होम टाउन डिक्लेयर आप ना करिए तो आपको इसका फ़ायदा ट्रांसफ़र में ज़रूर मिलेगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको साथ में लगे मिलेंगे। 11 पॉइंट में देखेंगे द अपॉइंटमेंट कैरीज द लाइबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फर्दर वन मैंडेटरी टेन्योर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड और अदर वेरी हार्ड स्टेशन इज़ कंपलसरी। तो इस जॉब में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखिए कि आपको भले ही पहले प्लेन स्टेशन में जॉब मिलती है तो एक मैंडेटरी एक टेन्योर है जो आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर इंडिया के किसी भी कोने में जो हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन है वहाँ पे आपको एक मैंडेटरी टेन्योर कंपलसरी है जो आपको पूरी सर्विस में कुछ साल वहाँ पे सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी आपको एक्सेप्ट करना है, एक फॉर्मेट आपको इससे रिलेटेड भी मिलेगा उसमें। अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस विल बी गवर्न बाय द रेलिवेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द समिति। तो जो भी और आपके रूल्स हैं वो भी अप्लाई होते हैं आपके ऊपर। तो इसके साथ ही साथ हम अब बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 13, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है कि आपको ज्वाइनिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं। तो उसके पहले तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑलरेडी हो गया है तो सबसे पहले लास्ट में चलेंगे, एक प्रिंसिपल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है उसमें आप क्लियरली आप देखेंगे। लास्ट में कॉपी टू प्रिंसिपल उनको जो कॉपी दी गई है उसमें साफ साफ लास्ट में आप देखोगे लिखा है अंडरलाइन करके हाईलाइट करके, हाउएवर बिफोर अलाउइंग टू ज्वाइन द सेड कैंडिडेट it will be the sole and personal responsibility of the principal for verification of the eligibility of the candidate as per recruitment rules to examine the documents as mentioned in para 13 of the letter, that is age, educational qualifications, percentage of marks, subject combination, experience, SC, ST, OBC, EWS, differently abled certificate and other eligibility criteria for the said post. If there is any discrepancy, the candidate may not be allowed to join and the case may be referred back to RO. तो इसमें सीधी सी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक बार हो चुका है लेकिन स्कूल में अब आपको RO में नहीं जाना है। कुछ लोग कह रहे थे कि फिर से हमें RO जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इंटरव्यू के टाइम जो भी आपका इंटरव्यू वेन्यू था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन RO आपको नहीं जाना है, आपको सीधा JNV जाना है। वहाँ पर जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आप जो ऑफिस स्टाफ होगा उनको बोलते हैं कि एक बार आप इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक कॉपी जो स्कूल है JNV है उनको भी RO से भेजी जाती है, जो आपका बायोडाटा फॉर्म था और बायोडाटा फॉर्म उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ ही वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलान करते हैं, मैच करते हैं और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से चेक किया जाता है। आपका एज हो गया, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। तो जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात हम फिर से वही करेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाना है और
वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। सबमिट वहाँ पे कुछ नहीं होता है, केवल अटेस्टेड जो फोटो स्टेट्स हैं वो सबमिट होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। यू शैल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी देयर ऑफ टू द प्रिंसिपल ऑफ विद्यालय कंसर्न एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओरिजिनल अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज़, तो ये अटेस्टेड कैसी हैं? सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं जो आपको लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है? देखिए, पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में प्रोड्यूस किए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज पर एलिजिबिलिटी, जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके डॉक्यूमेंट्स। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड इंडिकेटिंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो 10th की मार्कशीट है। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स ऑफ 2 years पीजी एंड 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो जो भी आपके बेसिकली एजुकेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो सब आपको ओरिजिनल लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स और रिलीविंग ऑर्डर, अगर आप पहले से जॉब में हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर का जो रिलीविंग ऑर्डर है, अगर आपने दिखाया कि आप इन सर्विस हैं तो आपको वो लेके जाना है। समिति में आपका फाइनल सिलेक्शन होने के कुछ महीने पहले ही अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, और तो ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में या उसके पहले डिक्लेयर नहीं किया कि आप सर्विस में हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप वहाँ पर रिलीविंग ऑर्डर सबमिट करें। अगर आपको मिलता है तो आप सबमिट कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें एक चीज़ और आती है कि जो प्रान अकाउंट है आपका, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है वही कंटिन्यू होगा। तो कोशिश करिए कि रिलीविंग ऑर्डर्स आपको अगर मिल जाते हैं तो उनको सबमिट कर लीजिए, बाकी बिना उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सीधा रिज़ाइन करके आते हैं। साथ ही साथ जो आपके SC, ST, OBC, EWS के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इन ओरिजिनल साफ साफ लिखा है फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें जो कैंडिडेट्स आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपने पहले से ही एक फॉर्मेट है उस पर बनवाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, वही आपको ओरिजिनल लेके जाना है। EWS कैंडिडेट को भी वही 22-23 सेशन का जो आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना है। अगर आप कोई PH कैटेगरी में है कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड में है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ एक फॉर्म आपको मिलेगा, जिसको हम कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ये डुप्लीकेट, इन डुप्लीकेट साफ साफ लिखा है, मतलब जो 16 पेजेस का एक फॉर्म है, 16 और 17 पेजेस का, उसको आपको डुअल कॉपी उसकी लेके जानी है, डुप्लीकेट कॉपी में, ड्यूली फिल्ड एंड अटेस्टेड, ठीक है। साथ में फैमिली डिटेल्स, इसका भी प्रोफार्मा आपका उसी में होगा, तो ये फैमिली की डिटेल्स भी आपको वहाँ पर जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें आपको फिल करनी है। साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट कभी किया है, तो वो भी सर्टिफिकेट्स आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। 14 पॉइंट में देखेंगे, इफ़ एनी डिक्लेरेशन गिवन और इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू प्रूव्स टू बी फॉल्स, और इफ़ यू आर फाउंड टू हैव willfully suppressed any material information, you will be liable to be removed from services besides such other action as समिति may deem necessary, ठीक है। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो एक जनरल डिक्लेरेशन में ये सब रहता है कि अगर आप कोई भी तथ्य छुपाते हैं, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, देन एक्शन विल बी टेकन बाय NVS। 15 पॉइंट में आप देखेंगे, दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ योर करेक्टर एंड antecedents by the district magistrate of the district you belong. In case of any adverse report, your service will be terminated immediately. So basically आपके जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो उसके लिए पॉइंट लिखा है कि वो वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट आएगी उस पर भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर वो उसमें कोई केस है आपके ऊपर, या फिर इस तरह के चार्जेस कुछ ऐसे हैं, तो आपको सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, रिपोर्ट आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ईजिली हो जाता है। कैंडिडेट्स शुड सबमिट वैलिड ID प्रूफ, आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और जो पैन कार्ड है इनकी कॉपीज़ भी आप अपने साथ रखिए। 17 पॉइंट में आप देखेंगे, कैंडिडेट्स हैविंग बीन पोस्टेड एट हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशंस
shall have the priority to become eligible to seek transfer on request after completing the prescribed tenure of 3/2 years as applicable। ठीक है, तो इसमें आपका सीधी सी बात है कि अगर कैंडिडेट की पोस्टिंग हार्ड या वेरी हार्ड स्टेशन में होती है तो हार्ड स्टेशन में आपका 3 इयर्स का टेन्योर होता है मिनिमम, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरी हार्ड स्टेशन में 2 साल का टेन्योर होता है जो आपको, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो ये भी इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। द सर्विस मैटर्स ऑफ एम्प्लॉय विल बी इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न रीजनल डिप्टी कमिश्नर बीइंग द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो आपके जो डिप्टी कमिश्नर हैं रीजनल ऑफिस के, वो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। तो जो भी आपके सर्विस मैटर्स हैं वो डील करेंगे। कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लास्ट में 19 पॉइंट आप देखेंगे, एज द JNV अलॉटेड इज़ फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। साफ साफ इन्होंने लिख दिया है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होती है। आपको कोई भी मौका नहीं मिलता कि अपने हिसाब से आप अपना स्टेशन आपको मिले, चाहे मेरिट में आप टॉप रैंकर हो या बॉटम में हो। सो इस लाइन को भी इन्होंने लिखा है कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप चेंज के लिए करते हैं तो वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। इफ़ एनी सच रिक्वेस्ट इज़ मेड बाय कैंडिडेट कंसर्न, इट विल बी presumed that he or she is not interested in joining to the offered post and offer the appointment shall be stand withdrawn automatically। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स की भी बात की, साथ ही साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं समिति की, रेजिडेंशियल स्कूल, साथ ही साथ वहाँ पर जो आपका बिहेवियर है बच्चों के साथ, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इस तरह से लेके जाने हैं। अब बात करेंगे हम अटेस्टेशन फॉर्म की। एक फॉर्म आपको इस तरह से मिलेगा, उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी आपको पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, सबसे पहले आपको इसको फिल करके अपने कंसर्न JNV को मेल कर देना है। ठीक है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके हर एक JNV की डिटेल्स में आपको ईमेल आईडी वहाँ मिल जाएगी। तो उसमें आप ऑफ़र ऑफ जो अपॉइंटमेंट है उसको एक्सेप्टेंस का एक जो फॉर्मेट है इसको फिल करके, अगर आपने पूरी तरह से मन बना लिया है कि आपको ज्वाइन करना है तो इसको आप फिल करके इसको स्कैन करके मेल के थ्रू ही आपको भेजना है। कोई फिजिकली नहीं देना है, बाई पोस्ट भी नहीं भेजना है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, आपका नाम, आई, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ आपके हस्बैंड या फादर्स का नेम, डू हेयर बाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट आ जाएगी इन नवोदय विद्यालय समिति एट JNV का नाम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, और ऑर्डर का जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसका नंबर क्या है। आई विल ज्वाइन ड्यूटी एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन द डेट मेंशन देयरइन विदाउट सीकिंग एनी एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको फिल करके मेल कर देंगे। और एक बात और बता दें आपको कि ज्वाइनिंग की बात अगर लोग बात करते हैं सीनियरिटी की बात या फिर जल्दी ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, तो पहला फ़ायदा आपको ये है, अगर आपको जून में ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है TGT पोस्ट के लिए, और अगर आप जून में ही ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट 1 जनवरी में मिल जाएगा। और अगर आप जुलाई में करेंगे तो नेक्स्ट जुलाई में ही इंक्रीमेंट लगेगा। सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी इसमें पहले ज्वाइनिंग से नहीं बनती है। अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं, सोचते हैं कि हम सीनियर हो जाएंगे डिपार्टमेंट में, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है, जो भी आपके TGT पोस्ट के सारे सब्जेक्ट इनको मिला के, और उस कंबाइंड मेरिट लिस्ट में जो टॉपर होता है वो फर्स्ट रैंक वाला, उसको वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वही सबसे सीनियर माना जाता है। ठीक है, तो अटेस्टेशन फॉर्म की हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, किस तरह से इसको फिल करना है। तो बेसिकली एक नॉर्मल सा फॉर्मेट है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। बिल्कुल इजी सी इन्फॉर्मेशन जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से वही यहाँ पे मांगी गई है। तो जो वार्निंग लिखी है उसमें वही लिखा है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो आपको, तो इस प्लेस में आपको इस स्पेस में एक फ़ोटो आपकी रहेगी, साइज़ भी उसमें लिखा है 5x7, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आने वाली है। तो पहला जो आपका इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल्स। तो आपका जो सर नेम है पहले वो लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस आपका
जो हाउस नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट, थाना, विलेज जो भी है पूरा आपका इसमें एड्रेस आ जाएगा। होम एड्रेस इन फुल, तो प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस। होम एड्रेस मतलब जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है या जिसको आप अपना होम टाउन बता रहे हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर ये पॉइंट है, ये तो किसी को भी लगभग फिल नहीं करना होगा। इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। क्या आप इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कभी माइग्रेट करके इंडिया आए, तो ये केसेस में मोस्टली खाली रहता है। फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेसेस विद पीरियड्स ऑफ रेजिडेंसेज वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम। आपको 1 साल से ज़्यादा अगर आप एक बार में कहीं रहे हैं और वो भी प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। इन केस ऑफ द स्टे अब्रॉड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर्स शुड बी गिवन। 21 ईयर्स के बाद और पिछले 5 सालों में, या फिर अगर आप अब्रॉड में कहीं पर रहे हैं 21 ईयर्स के बाद, तो वो भी आपको डिटेल लिखनी है। और इंडिया में अगर पिछले 5 सालों में जहाँ जहाँ आप रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अगर आप कहीं पर रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें आगे आप देखेंगे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है। फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर्स, सिस्टर्स, जो आपकी सिबलिंग्स हैं, आपकी मदर, फादर, अगर आप मैरिड है तो वाइफ और हस्बैंड, उनकी डिटेल आपको फिल करनी है। नेम, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5th ए में देखेंगे पॉइंट में, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री। अगर ऐसा कुछ है तो आपको फिल करना है। अगर आपके अगर आप मैरिड हैं और बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो ये ऐसे केसेस बहुत कम रहते हैं, तो उनको यहाँ पर आपको फिल करना है, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, आपने 10th कब किया है, उस समय एज क्या थी आपकी, वो लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आप जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और आपके जो फादर हैं वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। आपका रिलीजन, आर यू मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब, एस और नो में आंसर देना अगर आप SC और ST कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। तो 10th पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। 15 साल की उम्र के बाद, एज के बाद जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका आता जाएगा। कॉलम थोड़ा छोटे हैं तो थोड़ा छोटा छोटा सा लिखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज का नाम, उसके बाद कब आप इंटर हुए, कब आपने पास किया वो कोर्स, किस ईयर में किया, और उसके बाद आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आपको फिल करने हैं। फिर 11 पॉइंट में आप देखोगे, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अगर आप पहले से किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में आपने काम किया है ऑटोनोमस बॉडी में, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है, कब से कब तक आप यहाँ पर काम कर रहे थे, एम्प्लॉयर का पोस्ट, आपका पोस्ट, एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस, और क्यों प्रीवियस जॉब आपने छोड़ा वो भी रीज़न आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई इसलिए आपने रिज़ाइन किया, तो फिर वो रीज़न आप डाल सकते हैं यहाँ पे। If the previous employment was under the government of India, a state government and undertaking owned by or controlled by the government of India or state government, autonomous body, university local body, तो उसको लेकर के पॉइंट ही, if you had left service on giving a month's notice under Rule 5 of the central government, Central Civil Services Temporary Service Rule 1969 or any similar corresponding rules were any disciplinary proceedings framed against you or had you been called upon the explain। तो क्यों आपने वो जॉब छोड़ी है, कि आपने क्या 1 मंथ का जो प्रायर नोटिस होता है रेजिग्नेशन के लिए, उसके थ्रू आपने जॉब को छोड़ा, अदरवाइज़ आपको या नोटिस दिया गया है, टर्मिनेट किया गया है, तो वो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ रीज़न है तो।
तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा, जो आप जॉब में होंगे तो रेजिग्नेशन आप दे के आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन आ जाएगी मंथ्स नोटिस। इसके बाद 12 पॉइंट में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, एस और नो में आपको आंसर करने हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो आप नो करेंगे। प्रोसिक्यूटेड, नो। हैव यू इवन बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो नो। हैव यू इवन बीन बाउंड डाउन, तो इसमें भी नो करेंगे। तो इस बेसिकली इसमें आपको जो भी लीगल एक्शन के आपके अगेंस्ट लिए गए उसके हिसाब से इसमें आपके ऑप्शंस पूछे गए हैं। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, तो नो। हैव यू एवर बीन डिबार्ड डिस्क्वालिफाइड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो मैक्सिमम में आप देखेंगे नो ही आ रहा है। इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी, नो। वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विदड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, तो सब में नो आपको यहाँ पे कर देना है। इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड क्वेश्चन इज़ यस, गिव फुल पर्टिकुलर्स। अगर आपको किसी में भी एस आता है तो आपको उसका डिटेल लिखना पड़ेगा कि आपने ऐसा कौन सा एक्ट किया है, ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से आपको इन सारी चीज़ों में आपको पनिशमेंट मिला है, यार आपको किसी तरह से इसमें आप जो है कह सकते हैं कि एक्यूज्ड रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मैक्सिमम केसेस में नो आएगा। प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म, साफ साफ उसमें लिखा था कि कोई भी तथ्य आपको छुपाने नहीं है, साफ सही आपकी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। स्पेसिफिक आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट एस और नो एज द केस में बी। इसके बाद बात करेंगे 13 पॉइंट, इसमें कोई भी आपके जो नेबरहुड में रहने वाले लोग हैं, नोन है, वो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबल एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपको नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन, जो तुम्हें आपको अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनस के नाम आपको यहाँ पे लिखने, तो आपके जो भी नेबरहुड में रहने वाले लोग हैं तो उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, एकदम सही है, उसको लेकर के आपके यहाँ पे साइन होंगे। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आप देखोगे ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। कोई भी इनमें से अगर आपको जानता है ना, तो सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गस्टेड ऑफिसर्स स्टेट और सेंट्रल के हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ के मेंबर्स, सब डिविजनल रजिस्ट्रार ऑफिसर, तहसीलदार। सो बेसिकली जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, या फिर आप देखोगे प्रिंसिपल, हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर्स, तो इनमें से कोई भी आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देगा, तो इनमें से किसी भी गस्टेड ऑफिसर का आपको यहाँ पे साइन लेना है। जैसे हम करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो कि हम पिछले इतने साल इतने महीनों से इनको जानते हैं और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। डेजिग्नेशन और स्टेटस ऑफ एंड एड्रेस टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। तो ये आपको ऑफिस वर्क है, इसको ऑफिस फिल करेगा, इस लास्ट वाले सेक्शन को आपको छोड़ देना है। इसके बाद आप देखेंगे आगे एक फिर से एक डिक्लेरेशन है कैंडिडेट का। तो वो डिक्लेरेशन क्या है, द कैंडिडेट मस्ट टेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो प्रायर टू हिज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मस्ट साइन द डिक्लेरेशन अपेंडेड देयर टू। हिज अटेंशन इज स्पेशली डायरेक्टेड टू द राइटिंग कंटेंट इन द नोट बिलो। तो आपका नाम यहाँ पे आएगा, आपकी एज, बर्थ प्लेस, तो इन्फॉर्मेशन आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं कि आपसे आपकी जो स्मॉल पॉक्स है या फीवर, ग्लैंड्स का कोई इलार्जमेंट या सप्रेशन, इस तरह से कोई चीज़ें, तो आपको अस्थमा, हार्ट डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, नो लिखेंगे। एनी अदर डिसीज़, अगर कोई और है तो भी नो लिखेंगे। लास्ट वैक्सीनेशन आपका डेट जो कोविड के समय में हुआ था वो डाल सकते हैं। हैव यू और एनी और योर नियर रिलेशंस हैव बीन अफेक्टेड कंजप्शन। तो ये बेसिकली अस्थमा, ये डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि आपके जो मेडिकल हिस्ट्री है। हैव यू सफ़र्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ नर्वसनेस ड्यू टू ओवर वर्क और एनी अदर कॉज, तो आप इसमें नो लिखेंगे। तो मैक्सिमम केसेस में नो आपको लिखना है।
अगर कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री आपकी फैमिली में है तो आप उसको ज़रूर उसमें नोट करिए। हैव यू बीन एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस बाय मेडिकल ऑफिसर मेडिकल बोर्ड विद इन द लास्ट 3 years, तो आप इसमें भी नो लिख सकते हैं। इसके बाद अपनी फैमिली में आपके जो मदर फादर हैं या सिबलिंग्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। अगर वो लिविंग हैं तो फिर आपको उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ का डिक्लेरेशन एक तरह से, तो वो पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पे लिखना है। फादर्स एज इफ़ लिविंग एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, फादर्स एज एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, अगर नहीं है माता पिता में से कोई तो फिर वो रीजन्स आपको देने हैं। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स लिविंग, देयर एजेस एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स डेड, देयर एजेस एट डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको ब्रदर और इसी तरह से आप देख रहे हैं नीचे मदर और सिस्टर्स की इंफॉर्मेशन है। अगर आपके माता पिता और जो भाई बहन हैं उनकी करंट हेल्थ स्टेटस, अगर किसी अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें से कोई नहीं है आपके अभी आपके रिलेटिव्स, तो उनकी कॉजेज़ ऑफ डेथ भी आपको नोट करने हैं। तो ये डिक्लेरेशन होने के बाद अब आगे आप देखेंगे इसमें जो सिविल सर्जन जहाँ से भी आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वो भी आप इनको इसको भी अटेस्ट करवा लीजिए, ठीक है। तो ये इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा, जो एक प्रोसेस होता है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, जो सीएमओ का ऑफिस होता है वो आपको यहाँ से बना के दे देंगे। तो एक फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे आपको लेना है। कई बार क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अपने फॉर्मेट्स होते हैं, तो उन पे आपको नहीं बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर इस फॉर्म के साथ उसी पे आपको बनवाना है। आगे देखेंगे डिक्लेरेशन एक तरह से आपकी जो मैरिटल स्टेट है, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उसको लेकर के एक सिंपल सा डिक्लेरेशन वो आप अपना इसमें फिल करेंगे। दैट आई एम अनमैरिड, अ विडोवर और अ विडो, दैट आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ लिविंग। अगर आप मैरिड हैं तो इसी को टिक करेंगे। दैट आई एम मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ, सो इसमें पहले से ही लिखा है। अगर इस तरह से सिचुएशन है तो आपका एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एग्जाम्पशन इज़ इनक्लोज, तो इसको लेकर के कुछ केस होगा, स्पेशल केस होगा, तो उसमें एग्जाम्पशन का जो बेसिकली आपको इसको फिल नहीं करना है, जो आपको टिक करना है वो सेकंड पॉइंट पे अगर आप मैरिड हैं। दैट आई एम मैरिड एंड दैट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ माई स्पाउस आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड अनदर मैरिज। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर आप नॉर्मल एक शादीशुदा इंसान है तो आपके लिए बी पॉइंट ही काम करेगा, बाकी चीज़ें काम की नहीं है। अभी कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज या फिर आपके एक से ज़्यादा स्पाउसेज हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस मुझे नहीं लग रहा आप में से किसी के साथ होगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर लेने हैं, ठीक है। फिर एक और डिक्लेरेशन है, इसमें आप डिक्लेयर करते हैं अपना होम टाउन। तो जैसे कि हमने अपॉइंटमेंट लेटर में भी देखा था, आपको हम फिर से बता दें कि जहाँ पर भी आप परमानेंटली रहते हैं, हो सकता है कि आपका बर्थ प्लेस कोई दूसरा हो और आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से सारे बने हों, और जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप होम टाउन को वही डिक्लेयर करिए जो आपको जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र लेना है फ्यूचर में। अदरवाइज़ अगर दोनों प्लेसेस एक ही डिस्ट्रिक्ट में है तब तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी दोनों प्लेसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग स्टेट में है तब आपको होम टाउन वो डिक्लेयर करना चाहिए जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह से ओथ ऑफ एलिजेंस वही है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, उसमें बिलीव रखते हैं, फेथ रखते हैं, और एक तरह से एक ओथ है, डिक्लेरेशन, इसमें भी आपको सिंपल सा साइन करना है। डिटेल्स ऑफ फैमिली में आपकी जो फैमिली की डिटेल्स है, आपका नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें डेजिग्नेशन जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है, और जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं वो ज्वाइनिंग डेट आप इसमें फिल कर देंगे। तो फैमिली मेम्बर्स, ये आपकी सर्विस बुक में डिटेल्स आती हैं, तो ये सारी फैमिली मेम्बर्स की आप उनकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि सर्विस बुक में आपकी पर्सनल फाइल में आपके फैमिली मेम्बर्स उनके आधार की फ़ोटोकॉपी भी वो रखते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाइए, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप फिल कर देंगे और इस तरह से ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरह से आज हमने देखा जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म है और एक्सेप्टेंस फॉर्म है उन पे हमने चर्चा की। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनवीएस टाइम्स पर और भी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।